हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे तो अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग मल्टीबैगर सीरीज को पढ़ रहे हैं। मल्टीबैगर सीरीज में हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जहां पे हम लोगों ने कहा 1 से 5 रुपए, 5 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 50 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए और 100 से 200 के बीच में। उसके बाद मिड कैप कंपनीज, जिसमें जियो फाइनेंस सर्विसेज की बात हो रही थी, आईआरएफसी की बात हो रही थी, बहुत सारी ऐसी बात हो रही थी। तो ये पूरी सीरीज मल्टीबैगर सीरीज के नाम पे लेकर चले आए, ठीक है ना। जितने लोग अभी से जुड़े हैं वो समझ लें कि 1 से लेकर के 20 रुपए, 20 रुपए से 50, 100 से 200 और उसके बाद मिड कैप कंपनी जो कि बेहतर रिटर्न देने के लिए तैयार है, बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, उन सारी कंपनियों के बारे में हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। और आज इसी मल्टीबैगर सीरीज में जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं वो लोग समझ रहे हैं कि एकदम बेहतर तरीके से हम लोग केस स्टडीज करेंगे और 60 दिन का मैराथन, मतलब 60 तरीके के पहले स्टॉक्स, मिड कैप कंपनी के बेहतर स्टॉक को सिलेक्शन करके मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ, ठीक है ना। तो आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं ये थोड़ा सा मिड कैप कंपनी की रेंज में जा रही है और मार्केट में इसका जो अभी का प्राइस रेट चल रहा है वो 234 रुपए चल रहा है। एकदम टाटा मोटर्स की तरह ये भी कंपनी है ना, बेहतर अपर उड़ान के लिए तैयार है। 234 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के साथ इस वक्त ये चल रहा है। अगर इसका हाई देखें ना तो ये अपने बिल्कुल हाई के नजदीक है और इस वक्त स्टोरी में भी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में एकदम छाई हुई है। लोग इसके ऊपर अलग अलग राय दे रहे हैं, खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, ओवर वैल्यूड है या मार्केट में मल्टीबैगर साबित होगा या मार्केट में हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टोरी। और आप सभी लोगों को पता है अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मेन पर्पस ये है कि हम अपने 1 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें फिनेंशियली। तो आज मल्टीबैगर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं 234 रुपए का स्टॉक जो कि इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 236 रुपए पर है, लो 66 रुपीज पर है। इसका आरओसी जो है 3.37% का, आरओई जो है 1.70% का है। कई बार बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, आरओई, आरओसी इन सारी चीजों के आंकड़ों में फॉर्मूले ना होने की वजह से, कैलकुलेशन में आप स्ट्रांग ना होने की वजह से ना कुछ जगहों पर डिसीजन गलत ले लेते हैं। कभी भी आप इस कॉन्सेप्शंस में मत फंसिएगा कि फेस वैल्यूज कम है, बुक वैल्यूज ज्यादा है, ओवर वैल्यूड कंपनीज के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो उसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा टर्मोलॉजीज के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं करंट प्राइस 234 रुपए पर चल रही है, हाई 236 रुपए पर है। नो डाउट ये अपने हाई रेंज पर है। अब यहाँ पर करेक्शंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है। क्या है इससे जुड़ी हुई पूरी खबर, कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है और कितना मार्केट में इसको लेकर के हाइप है, वो जो होता है ना फंडा का मेंटल काम करने वाले ना, तो उसको लेकर के भी हम लोग कैसे स्टडीज करेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर ये कंपनी थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रही है ना। थोड़ा शब्द से समझिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, आगे तो पूरा बता देंगे ना, लेकिन थोड़ा पिक्चर को अच्छा अच्छा करते हुए चलते हैं। ये संरचना के नाम से क्या कर रखी है, एक इनोवेटिव जर्नी स्टार्ट कर रखी है। नाम बड़ा कूल है, संरचना। और आत्मनिर्भर भारत के अंदर काम कर रही है, आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है, हाइप अच्छी है मार्केट में ओवरऑल। कुछ लोग इस चीज को समझ गए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अभी कंपनी के नाम बता दीजिए। अब बात करते हैं चार्ट एनालिसिस की। अगर हम चार्ट एनालिसिस पर जाएं तो हमने देखा कि 1 साल का चार्ट फ्रेम लगा हुआ है। इस 1 साल में अगर आप देखिए तो मार्केट में ये एकदम यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सिंपल चल रही थी। मतलब मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक जो है एकदम 100 रुपए के अंडर में ये ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से देखिए सितंबर 2023 के बाद इसने फ्रेम को चेंज किया और 100 रुपीज से लेकर 160 रुपीज के फ्रेम में ट्रेड कर रही थी। फिर उसके बाद नवंबर 2023 से इसने अपसाइड मोमेंटम लिया और इस वक्त वो अपने हाई के एकदम बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि क्या ये हाई के करीब है या फिर ये हाई को जैसे टाटा मोटर्स ने नहीं पहचाना ना, कई लोगों ने 550 कहा था, कई लोगों ने 700 कहा था, मैंने आपको कहा था कि भैया एकदम कमर की पेटी को तैयार कर लो। फेसबुक ग्रुप पे मैंने कहा था
कमर की पेटी को तब रेडी हो जाओ, स्ट्रांगली बांध लो, इज गोइंग टू टेक ऑफ। सिंपल भाषा ना। तो ये सब रेंज में आप मत फंसिए। तीन चीजों को हमेशा मैंने आपको गुरु मंत्र दे रखा है। तीन चीजें देखिए, कंपनी का मॉड्यूल ना, लिख देता हूं जिससे कि आप इस गुरु मंत्र को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही मैच्योर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा कंपनी का मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं धंधा। फिर उसके बाद कंपनी का प्रमोटर, ठीक है, मतलब कंपनी का प्रमोटर का मतलब सीईओ कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बंदा। फिर उसके बाद कह लीजिए रिजल्ट, उसने काम क्या किया, कर्मा ना, ठीक, तो उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम बुक के नाम से कहते हैं, क्योंकि रिजल्ट पर सीधा नहीं काम करना है, बुक पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। इज इट फाइन? ये तीन चीजों पर ही हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद उनसे पूछ लीजिए कि भाई अदर इन्वेस्टमेंट कैसे किए हो, डाइवर्सिफिकेशन किए हो या नहीं किए हो, ठीक। फिर उनसे पूछ लीजिए कि अगला भाई विजन क्या है, पैसा क्यों लगाएं, अगला आपका कंपनी का विजन क्या है, कहां तक पहुंचाने वाले हो आप। तो बस उनसे पूछिए कि आपका धंधा कैसा है, उनसे पूछिए कि बंदा कैसा है, फिर उसका रिजल्ट देख लीजिए उनके बुक्स में क्या एंट्री है, और उसके बाद आप उनसे पूछिए कि अगला आपका विजन क्या है और आपने अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज किया है, क्या इन्वेस्टमेंट्स अदर जगहों पर भी आपने किया है या नहीं किया है। बस इतनी ही चीजों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको सीरियसली पढ़ना पड़ता है। तो चार्ट एनालिसिस कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं कि कंपनी कहां कहां डील करती है, कंपनी किस जगह पर डेडिकेटेड है, ठीक है ना, कंपनी का डेडिकेशन कहां पर है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इनके कंपनी का मिशन, इस कंपनी का मिशन क्या है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कंपनी का विजन, कि कंपनी का विजन क्या है। कंपनी का मिशन ये है कि ग्लोबल इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस बनना चाहते हैं, ग्लोबली ना सॉल्यूशन देना चाहते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। विजन इनका है प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल बिजनेस सॉल्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, कहां पर, फील्ड्स ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब इनका जो विजन है वो कहां पर काम करना है, फील्ड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सेक्टर्स में, और इंडस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये कंपनी अपने आप को डेडिकेटेड कर रखी है। अब बात करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ना, तो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़े से कुछ चीजों को लेकर के सीरियस हो जाता हूँ, कुछ चीजों को लेकर के हमेशा आपको कहता हूँ कि वहां पे आपकी सीरियसनेस बनी होनी चाहिए। यहाँ पर है आपके पास परफॉर्मेंस, जहां पर आपने देखा कि सितंबर 2020 से 21, 22, 23 और टीटीएम में क्या कह रहे हैं, टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स का, ठीक है ना। एआरआर भी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, एनुअल रन रेट क्या है इनका। तो उस हिसाब से मैंने आपको कहा था इनका सेल्स को देखो भाई पहले ना। सेल्स में मैंने आप लोग को एक गुरु मंत्र दिया था कि यहाँ पर ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा कैलकुलेशन आपका होना चाहिए कि भैया ये मुझे बताइए कि आपकी आय क्या है, मतलब आप कमाते कितना हो, ठीक है ना, आप कमाते कितना हो, फिर उसके बाद आप खर्च कितना करते हो भाई साहब, ठीक, फिर उसके बाद बचत कितनी करते हो, सेविंग्स आपके पास कितनी है, फिर उसके बाद री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कितना और कर रखा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उनसे पूछिएगा कि अगला विजन क्या है भाई साहब आपका, ठीक। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स को देख लीजिएगा कि इनका रिजल्ट कैसा रहा है, नेट प्रॉफिट, सब कुछ करने के बाद लास्ट में। तो ये आप स्क्रीनशॉट जो ले लिया करिए, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स पर ये क्वेश्चन पूछा करिए ना। इज इट फाइन? तो अब आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यहां पे पूछ लीजिए कि भैया सेल्स, ठीक है, सेल्स लगातार इन्होंने इंक्रीज किया है, बीच में कोविड पीरियड थोड़ा सा जून 2020-21 इनके लिए कम रहा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने लगातार एक सस्टेनेबल सेल्स किया है। उसी के रिगार्ड अगर हम एक्सपेंसेस देखें ना, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंस जो है ना अपने आय से ज्यादा कर लिया है। उसके पीछे के रीजन देखेंगे कि भाई मार्च 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कमाई हुई 7,000 करोड़ की और नुकसान हुआ, मतलब जो एक्सपेंस हुआ वो 8,000 प्लस करोड़ का। तो अभी आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी उसके बाद रन रेट ठीक रखे हैं, एक जगह यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा वैसा किया है, फिर उसके बाद एक जगह इन्होंने थोड़ा यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करके रखा है, ठीक। तो इसको भी हम लोग अभी देखेंगे आगे कि क्या रीजन था कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करके हमें एक रेड फ्लैग देखने को मिला। रेड फ्लैग का मतलब थोड़ा सा आपके जहन में एक क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग, ये सारी चीजें आपके सामने अलग अलग फैक्टर्स दिखे हैं। टैक्सेस वैक्सेस काट के नेट लॉस देखिए, तो इन्होंने -552 करोड़ का नेट लॉस किया है, ठीक है ना, -552 करोड़ का नेट लॉस किया है सितंबर 2020 में।
लेकिन उसके बाद देखिए कि इन्होंने अपने लॉस का माइनस किया। कई बार आप सिर्फ प्रॉफिट नंबर्स मत देखिए, कई बार प्रॉफिट्स को ऐसे भी देखा जाता है कि पहले इन्होंने 500 करोड़ का लॉस किया, लेकिन इस बार इन्होंने 200 करोड़ का लॉस किया, तो इसका मतलब इनकी बुक में ना प्रॉफिट आया है। क्यों? क्योंकि पहले 500 करोड़ का लॉस था और अब 200 करोड़ का लॉस है, इट मींस दे बुक द प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट कंसिडरेशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने अचानक से देखिए 1000 करोड़ का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ना कुछ हैपेंस तो हुआ था, और वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर इन्होंने अच्छा खासा लिया, क्योंकि अचानक से 1000 करोड़, तो फिर 50% से भी कम ना, फिर सॉरी 50% से भी ज्यादा इन्होंने माइनस कर लिया। फिर उसके बाद देखिए अचानक से क्या हुआ कि सीधा 448 से 47 करोड़, फिर 27 करोड़ इन प्रॉफिट, पॉजिटिव। मतलब 1000 करोड़ रुपए का कोई व्यक्ति जो है नेट लॉस कर रहा है, और 3 मंथ के भीतर वो 27 करोड़ के प्रॉफिट में आ जा रहा है, फिर 1000 करोड़ के प्रॉफिट में आ जा रहा है, थाउजेंड्स करोड़ का फिगर पे टच करता है। और फिर लमसम इसी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ कंपनी अभी -238 करोड़ का इस 2023 सितंबर में लॉस में है। इसका मतलब अब आपको इस लॉस से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? कंपनी लॉस दे रही है अभी 3 मंथ लास्ट के क्वार्टर में, तो क्या यहाँ पर ये कंपनी फंडामेंटल मजबूत है या नहीं है? ये नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने कुछ आपको ट्रेजेक्टरी, कुछ आपको मैंने पाथ इंट्रोड्यूस किया है, कुछ जगह पर मैंने आपको कुछ चीजें स्टोरी में समझाई है। तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि -238 करोड़ का लॉस इनके पास सितंबर 2023 में है, क्या करने वाली है कंपनी? क्या इस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है ना? तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ये काम कर रही है। इंडिया के एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में अपने आप को खूब डाइवर्सिफाई करके रखी हुई है ना। और डाइवर्सिफिकेशन इनका जो हुआ ना, वो जो लास्ट के 3-4 साल अगर आप इनके डाइवर्सिफिकेशन को देखोगे ना, तो कंपनी ने एक मैसिव डाइवर्सिफाई किया, और ओवरऑल कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चले, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाई चूज, क्यों चूज किया गया, तो कुछ इसके प्रॉस है, कुछ इसके कॉन्स है, उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आपको उसके आगे की चीजें समझा पाए। तो अब हम लोग यहाँ पर ना, आप लोग स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉस मैंने आपको बताया, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 20%। देखो कोई भी कंपनी अगर आपको 20% का डिविडेंड ऑफर कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी कंसिस्टेंट दो चीजों पर ध्यान रखी है। एक, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे का बहुत अच्छा ध्यान दे रखी है। दूसरा, वो अपने स्टॉक होल्डर्स पर भी बहुत बेहतर तरीके से सीरियस है और पॉजिटिव है ना। दूसरे नंबर में कहता है डेटर डेज हैज इंप्रूव्ड 62 डेज टू 48 डेज। थोड़ा सा ये टर्म्स समझिएगा, कहता है 62 दिन से 48 दिन ना। 62 दिन का मतलब क्या हुआ कि पहले ही अपना डेट जो है ना लगभग 62 दिन में पे करते थे, अब इन्होंने इसको रिड्यूस कर लिया है, और इन्होंने 48 डेज में जो है ना उनको उनका पैसा वापस करने के लिए ये कंपनी, अब यहाँ पर इस चीज को समझना है कि एक पैसा जो वो 62 डेज में देती थी, अब 48 डेज में अपना सेटल कर ले रही है। इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही है, कंपनी जो है मैच्योर हो रही है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं, कुछ इसके उतार चढ़ाव की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.1 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू, अब यहाँ पे बुक वैल्यू के रिगार्ड्स भी अगर आप लोग को लगता है कि हमें कोई बनाना चाहिए इस टर्मोलॉजीज पर, क्यों? क्योंकि बार बार बुक वैल्यू शब्द आता है। देखो फेस वैल्यू हो चाहे बुक वैल्यू हो, ये ना कंपनी के मिड कैप के अनुसार, कंपनी का मार्केट कैप के अनुसार ना, देखो ये कितना फेस वैल्यूज को अपने स्प्लिट किए, कैसे अपने शेयर्स को स्प्लिट करिए, इसके अनुसार बढ़ता घटता रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ का है तो इसका बुक वैल्यू, प्राइस वैल्यू, फेस वैल्यू भी जो है ज्यादा ही होना चाहिए। इसको लेकर के मैंने आप लोग को एक 8 मिसकॉन्सेप्शंस की वीडियो बनाई है, जाकर के प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा, 8 मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन अगर किसी लोग को इसमें सीरियस पढ़ाई करनी है ना, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मल्टी फिगर सीरीज का एकमात्र उद्देश्य है
कि हम 1 रुपए से 10 रुपए, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 और 100 से 200 रुपए के बीच के अच्छे स्टॉक और साथ ही साथ कुछ ऐसे परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या अगर है तो उसकी केस स्टडीज, ठीक, तो उसको लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए जिस समय पर कंपनी ने डेट फेस कर रही थी, लॉस फेस कर रही थी, उस समय कंपनी के 2 साल, 3 साल, 5 साल का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो कंपनी ने लो इंटरेस्ट पे किया है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अगर सॉलिड रीजन है तो फिर हम लोग अवेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे ना। अगर उन्होंने कहा सॉलिड रीजन नहीं रहा है, प्रमोटर होल्डिंग कम भी हुई है, उसके बावजूद तो कुछ फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे जो आपको बहुत रिलेटिव लगेगा और मजा आ जाएगा। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ। और भाई जी सिंपल सी लॉजिक है कि इससे पहले अगर हम लोग देखें तो मार्केट में वो लगातार करोड़ से लॉस कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, तो करोड़ से लॉस अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके सीएजीआर वैल्यू पर, सेल्स ग्रोथ रेट वैल्यूज पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इतना काउंटर नहीं था। क्यों? क्योंकि -4.11% का इनका ग्रोथ रेट जो है सेल्स में पुअर दिखाया गया है। टैक्स रेट सीम्स लो, ठीक है ना। कंपनीज हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जितना भी डेटा आपके सामने है मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सभी 5% से कम में है, और दूसरी चीज कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को बहुत सीरियस नोट पर नहीं ले रहा हूं। अगर इसमें कोई सीरियस नोट होता तो नो डाउट एज ए टीचर के धर्म होने के नाते मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता। अब बात करते हैं इनके रिजल्ट्स के, हम बात करते हैं इनके परिणाम के कि भैया इन्होंने क्या परिणाम दिए ना, बेटे ने कितनी पढ़ाई की उसका डेटा क्या है ना। तो चलो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं इनके प्रॉफिट लॉस को, इनकी बुक्स में थोड़ा सा खंगालते हैं तो इन्होंने सेल्स किया 48,000 और एक्सपेंस किया 38,000, ऑपरेटिंग इतना किया, ओपीएम में इतना किया, टैक्सेस वगैरह से निकाल के नेट प्रॉफिट जो घर ले गए 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ से करीब 2012 में ले गए। फिर उसके बाद 7 के बाद लगभग 7 रहा, फिर उसके बाद देखिए आधा हो गया 2014 में, ठीक। फिर उसके बाद अचानक से देखिए कि इनके गिरावट आई। गिरावट का रीजन अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में समझेंगे, तो कई बार प्रॉफिट्स बुक्स हो जाते हैं ना, तो अभी सारे फैक्टर्स में भी हम लोग काम करेंगे। फिर 3000, फिर उसके बाद यहाँ से इन्होंने पहली बार 2016 में अचानक से -1 देखा, मतलब प्रॉफिट में लॉसेस देखा। फिर उसके बाद इन्होंने क्वार्टरली अच्छा काम किया, फिर फाइनेंशियल ईयर में जब इन्होंने अपना बुक दिया तो इन्होंने 455, 438, 1000 करोड़ के करीब इन्होंने फिर प्रॉफिट की। फिर अचानक से मार्च 2020 में कोविड का एरिया आप याद करिए, बहुत सारे जो आज टाटा मोटर्स 700, 800 में ट्रेड कर रही है वो 65 रुपीज पे आ गई थी ना। तो ओवरऑल आप ऐसे भी समझ लीजिए कि 2020 में इनको इस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला ना। फिर उसके बाद आते हैं मार्च 2022 में इन्होंने मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्योंकि कोई भी चीज पर, कोई भी कंपनी पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2700 करोड़, 27,000 करोड़ का अगर उसका लॉस है और उसके बाद अचानक से वो 2022 में 445 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आते हैं तो ये एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको और हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है, देखने का लर्निंग्स है कि कैसे देखिए 2700 करोड़ से कोई चीज 445 करोड़ का, तो उसके पीछे के क्या फैक्टर है। तो यहाँ पर एक शब्द मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं जिसको लेकर के आप लोगों को थोड़ा हिंट मिलेगा, हैवली, HEAVLY, हैवली शब्द मैंने आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आपने देखा, हैवली 2700 करोड़ से हैवली शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैसिव की जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन किया और क्या लेकर आया 445 करोड़ का प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसके बाद इस साल का टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ या ट्रेलिंग 12 मंथ, तो उन्होंने प्रोजेक्शंस दिया है 71 करोड़ का और इस वक्त मार्केट में लाइमलाइट में है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा जहां पे मैंने एक शब्द लिखा था हैवली। तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना शुरू कर दीजिए कि कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये भारत की कंपनी है, ठीक है ना, भारत की कंपनी है। इज इट फाइन? तो अब यहां पर आप देखिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में अगर आप देखिए तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इनका पहले माइनस माइनस में था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिया। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखिए तो इन्होंने यहां पर पहले
इससे प्रीवियस वाले 3 साल देखिए तो बेहतर था। अगर हम इसके टीटीएम की बात करें तो आपने अभी इससे प्रीवियस वाले अगर आपने चार्ट को पूरी तरीके से समझा होगा तो जहां पर कंपनी ने लॉस बुक किया है तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रॉफिट ग्रोथ तो इम्पैक्टेड होगा ही। फिर सीएजीआर में स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, सीएजीआर का मतलब मैंने आपको बताया था कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। स्टॉक प्राइस में आप देखिए तो लगातार इनके इजाफा हुआ है ना, 212% का इन्होंने लास्ट ईयर जो है, तभी इस वक्त सेंसेशन न्यूज बना हुआ है कि कैसे इस कंपनी में मार्केट हाइप तो नहीं है, या फिर क्या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या फिर दैट इज नेक्स्ट मल्टीवेलर स्टॉक्स, उसी के बारे में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नीचे बताइएगा, मैंने आपको बताया हैवली, फिर यहाँ पे मैंने बताया भारत की कंपनी है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी पर देखते हैं, पहले माइनस फ्रेम में चल रहा था, फिर अचानक से उन्होंने एक पॉजिटिव साइन आपके सामने दिया। इज इट फाइन, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की ना, तो अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की कि भैया यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने अपना काम कैसे किया है। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की, तो देखिए प्रोमोटर्स 2021 में 63% के साथ, पॉइंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 63% के साथ होल्ड किए थे। फिर 21 के बाद 2022 में इन्होंने 63% सेम रेट के साथ होल्ड रखा। फिर उसके बाद 22 के बाद 23, फिर इन्होंने 63.17 के साथ होल्ड रखा। दिसंबर 2023 के बाद अब जो फाइनेंशियल ईयर है आप देखिए कि लगातार सेम फिगर के साथ प्रोमोटर्स ने अपने आप को स्टेक को बचा के रखा। ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आप लोगों को मोटिवेट करती है कि जिसके भी प्रोमोटर्स के पास ना, कंपनी के फाउंडर्स के पास जितनी ज्यादा इक्विटी होती है ना, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, उनके एक्सपेंशन, उनके ये सारी चीजों में बड़ी मदद करती है। और हमको आपको क्या मोटिवेट करती है, क्योंकि बंदे में दम है, धंधे को बना के रखा है, बुक्स में प्रॉफिट दे रहे हैं, तीन चीज तो समझा रहे हैं ना। उसके बाद देखिए एफआईआई 2021 में 4.47, जिसको मैं 4.50 रफली ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इन लोगों ने 4.4 करते हुए बीच में कंपनी को 8.58, जब कंपनी प्रॉफिट बुक करी, आपको याद है ना, तो 2000 प्लस करोड़ से सीधा प्रॉफिट में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और इन्होंने 8.85, बीच में आप देखें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्होंने कम किया, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ाते हुए आए और 8.58% पर इन्होंने क्या कर दिया, री-इन्वेस्टमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। फिर उसके बाद देखिए अभी वो 7.04% पे है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखे कि बीच में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, क्योंकि भाई 4.47 से थे, फिर इन्होंने अपना कम कर लिया इसके, फिर उसके बाद 8.48 पर आ गए, फिर 8.858 पर आ गए, और अभी जो है करंट सिचुएशन में 7.4 पर है। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो 4 से लेकर 8 तक का सफर एफआईआई ने तय किया, जो कि हमको आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती है। डीआईआई की अगर हम बात करें तो 12% से स्टार्ट किया और अभी 17% पर है, मतलब 17.5 पर है। तो इसका मतलब अगर हम डीआईआई का रुझान देखें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का रुझान देखें, कैपिटलिस्ट का रुझान देखें, म्यूचुअल फंड हाउसेस का रुझान देखें, तो इन्होंने 12% से 12% से 17% तक का सफर किया है और बड़ी सीरियस पोजीशन अपनी बना करके वहां पे रखी। पब्लिक फिगर की बात करें तो 19% से पब्लिक ने अपना पैसा डाला था, लेकिन पब्लिक में क्या होता है ना कि वो डेटा से इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, तो पब्लिक फिगर को हम बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी पोजीशन को ना लॉन्ग करने के लिए एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर्स तीन ही लोग जिम्मेदार होते हैं। तो रिटेलर्स की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन कई जगह पर नेग्लिजिबल इसलिए हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं उनका सेंटिमेंट ना बहुत कमजोर होता है, डेटा से मैच्योर नहीं होते, सेंटिमेंट्स में जो है ना वो भावुकता में डिसीजन ले लेते हैं। अगर उनको लगता है कि भागो 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 बादल गिरा, तो भागो 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 बादल गिरा में आ जाते हैं, डेटा से थोड़े कमजोर होते हैं। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल ने इस बात की संपूर्ण जिम्मेदारी ले रखी है कि हम अपने चैनल से, हम अपने ऐप से 1 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे, फिनेंशियली इतना इलिटरेट करेंगे कि वो अपना डिसीजन बेहतर ले सके और अपना करियर इसमें बना सके, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दुनिया है, राइट। तो हमने आपको यहाँ पर पब्लिक्स के बारे में भी बताया कि पब्लिक्स ने अपने यहाँ पर थोड़ा कम किया है, लेकिन इस वक्त मार्केट में इसका एक अलग साउंड है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भैया मुझे बताइए कि अब तक आपने कंपनी में क्या नाम सजेशन दिया, क्या समझा। एक हिंट और दे देते हैं, ये इलेक्ट्रिक्स की दुनिया में काम करती है ना,
तो अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पे भी बात करूं तो मैं कहता हूं बी फॉर बॉल, एच एच फॉर हाउस, ई ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एल एल फॉर, ठीक है ना। तो अब आप ये चार चीज एल फॉर लायन, अगर आप ये चार चीजों को देखें तो मैंने आपको एक कोड किया है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने किस कंपनी के बारे में आपको बातचीत किया है। शेयर होल्डर पैटर्न मैंने आप लोग को पूरा समझा दिया है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बी फॉर बॉल की जगह कर दीजिए भारत, मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बी फॉर बॉल की जगह कर दीजिए बी फॉर भारत, एच फॉर हाउस की जगह कर दीजिए हैवली, जो मैंने से पीछे दिया था भारत हैवली, ई फॉर कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, तो मैंने इलेक्ट्रिकल्स बोला, एल फॉर कर दीजिए लिमिटेड, तो मैंने क्या कहा भारत हैवली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मेरे साथ फिर से रिपीट करिए, भारत हैवली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ अभी तक की पूरी स्टोरी में आपने क्या समझा, आपने क्या देखा कि क्या ये ओवर वैल्यूड है, कि क्या एक मार्केट में हाइप क्रिएट है, या मार्केट में ये कंपनी फंडामेंटली बहुत रिच है। तो इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए। थैंक यू, साइनिंग आउट।